आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। अभी कल ही एक लड़का आया था मुझसे मिलने। वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में खाद्य विभाग में काम करता है। नया लड़का है, अभी अभी उसने एंट्रेंस नौकरी का एंट्रेंस क्लियर किया है और 1.5-2 साल से वो नौकरी कर रहा है। प्रतिभाशाली लड़का था, तो अपना बताने लगा कि जिंदगी खाली खाली सी लगती है, सूनी लगती है। ज़्यादातर बातें जो उसने मुझे बताई, जिन बातों से वो नाखुश था, वो उसके काम से संबंधित थी। उसने कहा कि वर्क प्लेस इश्यूज़ हैं, सरकारी नौकरी है, इस तरह का माहौल है, इस तरह का डिसिप्लिन रखना होता है, और कई बार इस तरह की नेगेटिविटी देखने को मिलती है। तो कई बातें उसने बोली जो कि तकरीबन सभी जगहों पर पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि उसी के दफ्तर में माहौल कुछ खास खराब था, दुनिया भर के जगहों पर यही हालत है, चाहे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी या कोई भी और जगह। यहाँ तक कि फौज में भी यही हालत है। फौजियों से मिलता हूँ, वो भी अपनी कहानी ऐसे ही बताते हैं। तो मैंने उससे जो कहा वो बात सबके लिए उपयोगी है। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे बात कर रहे हो कि 10 से 6 के बीच में तुम्हें क्या अनुभव होते हैं। तुम अभी उसकी बात छोड़ो। तुम्हारे लिए समाधान का पहला चरण यह है कि तुम मुझे बताओ तुम 10 से पहले क्या करते हो और 6 के बाद क्या करते हो। अभी ये बात छोड़ो कि दफ्तर में क्या माहौल है, क्योंकि वहां बड़ी व्यवस्था है, एक बहुत बड़ा तंत्र है। तुम तुरंत और अकेले उसको बदल नहीं पाओगे, और उसको बदलने की बात करते रहोगे तो तुम में गुस्सा और क्षोभ भर जाएगा। 24 घंटे में से तुम 8 ही घंटे तो दफ्तर में गुजार रहे हो ना। 7 दिनों में से 5 या 6 ही दिन तो तुम दफ्तर में गुजार रहे हो ना। तो चलो बाकी समय की बात करते हैं। ले देकर तुम्हारे जीवन का करीब 25% समय ही दफ्तर में बीत रहा है, दिन का 33%, और सारे दिन तुम दफ्तर में बिताते नहीं, तो जीवन का करीब 25%, 1/4। मैंने कहा तुम इस 1/4 को हटाओ, मुझे बाकी 3/4 का ब्यौरा दो। बाकी 3/4 एकदम सूना, एकदम। तुम में से भी ज्यादातर लोग 20s में 30s में हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे सामने जितने लोग हैं उसमें से ज्यादा लोग 40 पार के हैं, शायद कोई भी नहीं। क्या करते हो दफ्तर के बाद, ये बताओ ना। और कारण है कि मैं क्यों पूछ रहा हूं कि दफ्तर के बाद क्या करते हो। तुम एक मन लेकर के दफ्तर में आते हो ना 10 बजे, और दफ्तर में आते ही तुम दूसरे आदमी नहीं बन जाओगे। आदमी तो तुम वही हो जैसे घर से चले थे। घर से जो आदमी चला है वो दफ्तर में आकर के दूसरा नकाब पहनने की कोशिश तो कर सकता है, पर मूलभूत रूप से तो उसकी वृत्ति वही है, व्यक्तित्व तो वही है जैसा वो घर से लेके चलता है। तो मैं कह रहा हूं कि पहले उस आदमी को देखो जो दफ्तर में प्रवेश करता है। वो यदि अगर बदलने लग गया तो दफ्तर में तुम क्या करते हो, दफ्तर में घटने वाली घटनाओं से तुम पे क्या असर पड़ता है, वो भी बदलेगा। तो मैंने कहा कि बताओ 6 बजे के बाद क्या करते हो। उसने कहा कुछ भी नहीं ज्यादा।
कभी बाजार गया, कुछ खरीद लाया, बोला YouTube पे 2 ही चीज़ें देखता हूँ, या तो आपकी वीडियोस देखता हूँ या क्रिकेट देखता हूँ। मैंने कहा क्रिकेट देखते हो, खेलते भी हो क्रिकेट? बोला मेरी सेहत देख के समझ रहे होंगे कि मैं देखता हूँ कि खेलता हूँ। मेरा क्रिकेट बस आंखों से खेला जाता है, हाथ कभी चले नहीं मेरे। मैंने कहा और कुछ गाते हो, बजाते हो, जीवन में कुछ कला है, कुछ रस है? बोला जी सागर में हूँ, यहाँ पे कहाँ कुछ। मैंने कहा सागर कोई अफ्रीका का बहुत पिछड़ा हुआ गांव तो नहीं है। इंटरनेट का जमाना है, मूलभूत सुविधाएं तो अब छोटे छोटे शहरों और कस्बों में भी उपलब्ध है। मैंने उससे कहा तुम क्यों नहीं कीबोर्ड बजाना ही सीख लेते, गिटार बजाना ही सीख लेते। मैंने उससे कहा तुम क्यों नहीं व्यायाम करते, जिम जाते, खेलते। 2 ही चीजें होती हैं जो जीवन को समृद्ध करती हैं, तन के लिए व्यायाम, मन के लिए अध्यात्म। और उस लड़के के जीवन से दोनों अनुपस्थित थे। शरीर का ख्याल रखो, दौड़ो, भागो, वर्जिश करो, और ये नहीं कि अपने ऊपर छोड़ दो, किसी इंस्टीट्यूशन में एनरोल करो। जिम भी एक इंस्टीट्यूशन है छोटा मोटा, स्टेडियम भी एक इंस्टीट्यूशन है। जाओ और उसकी सदस्यता लो, जाओ और वहां पैसे जमा कराओ। जब पैसे जमा कराओगे तो भीतर से आवाज आएगी कि भाई पैसे बर्बाद जाते हैं, चल चल चल, दे तो आया ही है। जाओ और वहां अपने जीवन का कुछ निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करो, कलाओं में उतरो। क्यों नहीं गाना सीखते? अभी नहीं सीख रहे हो तो कब सीखोगे? जब 50 पार कर जाओगे। क्यों नहीं तैरना सीख रहे? अभी नहीं सीखोगे तो कब? जब हाथ पांव कपने लगेंगे। ये हुई बातें तन की। और मन के लिए मैंने पूछा बताओ पढ़ते क्या हो? बोले पढ़ने से हमारा कोई सरोकार नहीं, हमें पढ़ना ही होता तो हम बहुत कुछ ना कर गए होते, यूं बैठे होते। मैंने कहा देखो अभी तक तुमने जो पढ़ा वो सिलेबस पूरा करने के लिए और परीक्षा पार करने के लिए पढ़ा है, अपने लिए कभी कुछ नहीं पढ़ा। बोले ये तो है ही, पढ़ाई अपने लिए करता कौन है? पढ़ाई तो करी इसीलिए जाती है कि डिग्री मिल जाए, और हमारा हुनर ये है कि डिग्री भी हमने बिना पढ़े निकाली थी। मैं कहा बढ़िया, तुम हुनरमंद आदमी हो, खूब तुमने हुनर दिखाया है, लेकिन अब जरा कुछ दूसरा प्रयोग करके भी देख लो, अपने लिए कुछ पढ़ के देख लो। बोले अच्छा बताइए, आप में श्रद्धा है, आप कहेंगे तो पढ़ लेंगे, वैसे मन नहीं है हमारा। तो उनको मैंने 2-4 छोटी छोटी किताबें लिखवाई, राजी नहीं होते थे। मैंने कहा एक बार प्रयोग करके देखो। मुझे तो पता ही है कि एक बार प्रयोग करने उतरेगा फिर आदमी पीछे हट नहीं सकता। वो चीज ऐसी है कि जिसका एक बार स्वाद लग गया तो जीवन ही बदलने लगता है। हुआ भी वही, अब पढ़ रहा है, मजा आ रहा है। और मैंने उससे कहा है कि 1 महीने बाद जब तुम मुझे मिलोगे तुम्हारा चेहरा दूसरा होगा। ऐसा नहीं कि बस कोई आंतरिक उन्नयन हो जाना है, तुम्हारा चेहरा ही दूसरा होगा, और मुझे भरोसा है उसका चेहरा दूसरा होगा। देखो युवा होने का अर्थ होता है कि सुडौल शरीर हो, चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और विराट हृदय। दुनिया की समझ, दुनिया की सारी क्रांतियां जवान लोगों ने करी हैं, और क्रांति से मेरा मतलब पत्थरबाजी और हुल्लड़ नहीं है। क्रांति बहुत समझदार लोगों का काम होती है। क्रांति का मतलब विनाश नहीं होता, क्रांति का मतलब एक नया सृजन होता है। वो जवानी जो पढ़ती नहीं, लिखती नहीं, जो अपने आप को बोध से भरती नहीं, वो जवानी व्यर्थ ही जा रही है। लेकिन हम अपने आप को कभी जिम्मेदार ठहराना चाहते नहीं। तो बहुत आसान होता है अपनी सारी समस्याओं के लिए अपनी वर्क प्लेस को, अपने कार्यालय को जिम्मेदार ठहरा देना। मैंने पूछा एक से, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी यहाँ की नौकरी छुड़वा देते हैं और मैं रेफरेंस देता हूं, मैं तुम्हारी नौकरी एक दूसरी जगह लगवा दूंगा। दिल पे हाथ रख के कहना, दूसरी जगह पहुंच जाओगे तो क्या तुम्हारा तनाव घट जाएगा?
दूसरी जगह पहुंच जाओगे तो तुम्हारे जीवन में फूल खिल जाएंगे। तुम तो तुम ही रहोगे ना, और तुम जहां जाओगे तनाव आकर्षित कर लोगे। तो बात इसकी नहीं है कि मेरे दफ्तर का माहौल या मेरा काम का प्रकार या मेरे सहकर्मी ऐसे हैं या मेरा बॉस ऐसा है। देखो, बात अक्सर ऐसी नहीं होती है। बात का संबंध हमसे होता है। हम ऐसे हैं कि हम जो कुछ भी करेंगे उसमें हम बोर ही हो जाएंगे। हम मनोरंजन करने भी निकलेंगे तो बोर हो जाएंगे। अच्छी से अच्छी पिक्चर लगी हो, सिनेमा हॉल में चले जाना, वहां लोगों को ऊँगता पाओगे। एक दफे तो झगड़ा हो गया तो खर्राटा लिए जा रहे जोर जोर से, वहां भावुक दृश्य चल रहा है, लोग रोने को हो रहे, इधर बीच में खर्राटे बज रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये आदमी जो एक सुंदर से सुंदर कृति में, मूवी में खर्राटे मार रहा है, ये अपने दफ्तर में खर्राटे नहीं बजाता होगा? पत्नी के बगल में लेटता होगा, वो प्रेम का आमंत्रण देती होगी, खर्राटे बजाता होगा। इसके खर्राटे तो हर जगह बजते होंगे। क्रिकेट खेलने पिच पे उतरता होगा बल्ला लेके, उधर बॉलर दौड़ता हुआ आ रहा है, ये सो गए, कोई भरोसा नहीं। पर ये अपने आप को दोष नहीं देगा, क्योंकि अपने आप को दोष देना किसको बुरा लगता है? अहंकार को बुरा लगता है। इसी को कहते हैं ईगो, अहंता। अहंता हमेशा अपने आप को पूरा मानती है, मैं तो ठीक हूं, बढ़िया हूं, पूर्ण हूं मैं। वो माहौल में दोष खोजती है। अच्छा, मैं ये भी इनकार नहीं कर रहा कि माहौल में कभी कोई दोष होता नहीं, लेकिन मुझे बताओ, तुम्हें अपना जीवन जीना है या माहौल का जीवन जीना है? जल्दी बोलो, किसकी जिंदगी जीनी है? अपनी जीनी है ना। जब अपनी जीनी है तो अपनी सुधारो। माहौल का क्या है, कल बदल जाएगा। दफ्तर आते जाते रहते हैं, सहकर्मी आते जाते रहते हैं, तबादले होते रहते हैं, प्रोन्नतियां होती रहती हैं, सब बदलता रहता है। पर जिंदगी तो अपनी जीनी है ना। अपने साथ तो सदा रहोगे, इधर तो कुछ नहीं बदलना। जब तक मरे नहीं तब तक अपने साथ तो हो। तो जो सुधार करना है सबसे पहले अपने में करो। और ये मैं तुम्हें पक्का आश्वासन दे रहा हूं, 6 बजे के बाद और 10 बजे से पहले अगर तुम एक भरपूर और हरा जीवन जी रहे हो तो तुम पाओगे कि कार्यालय में भी तुम अलग हो, खिले हुए हो, तुम ज्यादा विश्वसनीय हो, तुम्हारे काम में निखार आ गया है, तुम्हारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बेहतर हो गई है, लोग तुम्हें मानने लगे हैं, सम्मान देने लगे हैं, चाहने लगे हैं। ये बातें सैद्धांतिक नहीं है, ये बातें मैं रोज होते हुए देखता हूं। तुम्हारे लिए आवश्यक है कि इन बातों से फायदा उठाओ, जीवन में उतारो। कुछ है तो मुझसे कहें। खुले रहिए। देखिए, हम पहले ही मन में निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो परिणाम ऐसा होगा। हम इतने ज्यादा समझदार भी नहीं होते कि हमें हर चीज का परिणाम पहले ही पता हो। आपको हर चीज का परिणाम पहले से ही पता होता है, तो जीवन कहीं और ज्यादा बेहतर नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम सीख नहीं लेते। हम मान के चलते हैं कि अगर मैंने ऐसा कहा या ऐसा करा तो उत्तर ऐसा आएगा या नतीजा ऐसा निकलेगा। मेरा निवेदन है कि ऐसा मत मानिए, प्रयोग करिए। मन को थोड़ा खुला रखिए, थोड़ा सा खतरा उठाने को, रिस्क उठाने को तैयार रहिए। क्या पता कोई कीमती चीज मिल जाए। बंद मत हो जाइए। बंद हो जाने पर बड़ी घुटन है जीवन। बंद होने का आशय यही होता है। मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता भी हूं, और मैं ज्यादातर जगहों से, तरीकों से निराश भी हूं। फिर कुछ मजा नहीं। बनाने वाले ने ये तय करके हमको नहीं बनाया है कि हमें दुख देना है। तो निश्चित रूप से आशा का महत्व है, रोशनी का महत्व है, आनंद संभव है, आज़ादी संभव है। उस बात को हमेशा ख्याल में रखें कि ये सारी ऊंची चीज़ें कभी भी कहीं से भी आ सकती हैं। मैं दरवाजे बंद ना करूं। दरवाजे बंद कर दिए तो आती हुई चीज़ रुक जाएगी भाई।
कहिए, बोलिए। आप कुछ कहना तो चाहते हैं पर विचार बहुत कर रहे हैं। जी सर, एक्चुअली जो आपने उसके पहले अभी कहा कि 10 से 6 के बीच में हम जहाँ रहते हैं, उससे पहले का जीवन, अगर आप उसमें अच्छे हैं तो आपका ऑफिस का भी बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये, मैं वही करता हूँ। और मैं अपने काम में भी अपना परफेक्ट हूँ और चीज़ों, क्योंकि मेरा दूसरी चीज़ों में तो ये परफेक्ट चीज़, ये चीज़ हमने अमल में लाए हैं और हमने देखा। अगर वो अपने जीवन को, अगर उसने अपने को अंधकार में रख लिया वही बंद, तो वाकई में फिर जीवन में कुछ नहीं है। मैं आपको आईआईटी के दिनों से एक उदाहरण देता हूँ। आईआईटी में स्पोर्ट्स का और को करिकुलर एक्टिविटीज का माहौल भी बड़ा समृद्ध है, रिच कल्चर है। और मैंने ये देखा वहां सीजीपीए सिस्टम चलता है, परसेंटेज नहीं कि 10 में से आपका क्या सीजीपीए है। औसत सीजीपीए 7, 7.5 करीब रहता है। हाँ, ग्रेड चलते हैं उससे सीजीपीए। मैंने ये देखा कि जिन लोगों के सीजीपीए 5 और 6 हैं, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, जिनका मन ही नहीं लगता, जो अपने आप को अप्लाई नहीं करते, श्रम नहीं करते, वो स्पोर्ट्स में भी कहीं नजर नहीं आते, वो को करिकुलर्स में भी कभी नजर नहीं आते। और आप जाकर ये देखो वहां रंगमंच में अभिनय कौन कर रहा है और हॉकी कौन खेल रहा है, बास्केटबॉल, क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो आपको पता चलेगा उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनका सीजीपीए 8 से ऊपर का है। जो बेहतर है वो हर आयाम में, हर दिशा में बेहतर है, और जो आलसी है और काहिल है वो हर दिशा में काहिल है। जो अब सब आईआईटीएन नहीं है, सभी ने एक ही परीक्षा क्लियर करी है, लेकिन कुछ है जो खिले हुए हैं और वो हर दिशा में खिले और उनके पास हर चीज के लिए समय निकल आता है। वहां पर जो फेस्टिवल वगैरह आयोजित हो रहे हैं, रॉन्डेवू, ट्रिस्ट इत्यादि, तो वो उसके प्रबंधन में भी शामिल हैं। रात रात भर जग करके उनकी तैयारियां कर रहे हैं और सुबह वो क्लास के लिए भी सही समय पर पहुंच जा रहे हैं। और दूसरे लोग हैं जो रात भर सोए भी हैं, उसके बाद भी क्लास में नहीं पहुंच सकते। और ये बात बहुत अजीब थी। लगना तो ये चाहिए ना कि जो आदमी 10 जगह से घिरा हुआ है उस बेचारे के पास समय की कमी होगी। उल्टा है, उल्टा है। दुनिया के नियम और अध्यात्म के नियम उल्टे चलते हैं कभी कभी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि गीता का 15वां अध्याय है, कहते हैं कि ये दुनिया उल्टा एक वृक्ष है जिसकी जड़ें आकाश में फैली हुई हैं और जिसकी चोटी पृथ्वी से लगी हुई है। ये दुनिया वटवृक्ष है एक उल्टा। आशय उनका यही है कि बेटा यहां बहुत कुछ है जो उल्टा चलता है। संसार के नियमों को अध्यात्म पे मत आरोपित कर देना, फंसोगे, धोखा खाओगे। तो दुनिया कब में ऐसा लगता है कि समय इतना है और इधर दे दिया, इधर दे दिया, इधर दे दिया, इधर दे दिया, तो बस इतना सा बचा। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को आकंठ सही कर्म में डुबो दो, आप पाओगे आपका समय गुणात्मक तौर पे बढ़ गया है, मल्टीप्लाई कर गया है। कहोगे ऐसा कैसे होगा, 24 ही तो घंटे होते हैं, 72 घंटे हो जाएंगे क्या? हाँ, हो जाएंगे, क्योंकि बाहर की घड़ी और भीतर की घड़ी अलग अलग होती है। बाहर की घड़ी को अध्यात्म में कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लॉक, भीतर की घड़ी को कहते हैं साइकोलॉजिकल क्लॉक। ये दोनों अलग अलग चलती हैं। तुम भली भांति जानते हो कि भीतर का समय बाहर की घड़ी के साथ साथ नहीं चलता। देखा है ना, दुख की घड़ियां कितनी लंबी हो जाती हैं और सुख के पल कितनी जल्दी बीत जाते हैं। भीतर की घड़ी के नियम अलग हैं। तो अगर तुम सही कर्म में डूबे हुए हो, जीवन को सही जी रहे हो, तो तुम्हें और समय मिलेगा, और समय मिलेगा। दाता उपहार भेजता है, कहता है तुमने सही का समय का सही उपयोग किया, ये लो बोनस समय, एक के साथ एक मुफ्त। 1 घंटा जो सदुपयुक्त हुआ उसके साथ 1 घंटा मुफ्त मुफ्त मुफ्त, और 1 घंटा जो व्यर्थ गया उसके कारण अब अगला जो घंटा मिलना था उसमें से भी आधे घंटे की कटौती। लो, कुछ नहीं पाओगे। तो व्यवहारिक अड़चने तो मुझे बताना मत। ये तो कहना ही मत कि आप जो बात कह रहे हो वो अव्यवहारिक है, हम घर जाएंगे, देखिए थक बहुत जाते हैं।
देखो काम मैं भी करता हूं और जी तोड़ काम करता हूं, और तुमसे कहीं ज्यादा उम्र का हूं, और जितना काम मैं करता हूं मैं थोड़ा सा कम विनम्रता का खतरा उठाते हुए कह सकता हूं तुम में से 4-5 लोग मिला के नहीं करते होंगे। मैं ट्रेन में हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं जग रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं काम करता ही रहता हूं, और समय मुझे कम नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा समय जब तय कर लिया है कि एक ही दिशा में देना है तो अब कम कैसे पड़ेगा, जितना है सब तो दिया। तो ये तो कहना मत कि अभी जाएंगे थकेंगे फिर 2-4 घंटे सोएंगे तो, और उसके बाद वो हमारे टीवी सीरियल आते हैं उनको देखना भी तो जरूरी है, और उसके बाद घंटे भर पड़ोसी की निंदा नहीं करी पत्नी के साथ बैठ के तो क्या किया, वो करे बिना तो प्रेम ही नहीं बढ़ता पति पत्नी का। तो ये सब बातें मत बता, सही जगह पर समय को लगाओ, समय ही समय है। फाउंडेशन में नियम बना रखा है हम लोगों ने, ठीक है। कुंदन बताएंगे कि फाउंडेशन के किसी आम सदस्य का दिन कैसा होता है। कुंदन, कितने बजे से शुरू होता है? 6 बजे पहुंच जाते हैं स्टेडियम। सुबह 6 बजे स्टेडियम पहुंचना अनिवार्य है, तो बताओ जगते कितने बजे होंगे? 5:15। ये भी जाती है, इनको पकड़ रखा मैंने, कहा मोटी हो रही हो, जाना अनिवार्य है। सुबह 6 बजे स्टेडियम पहुंचना अनिवार्य है। उसके बाद क्या होता है हेबा, 1 घंटा बताओ। उसके बाद फिर 2 स्पोर्ट्स हैं। पहले तो प्रार्थना होती है स्टेडियम में। पहला स्पोर्ट्स 7 बज जाता है, 7 बजे से प्रार्थना शुरू होती है, 7 से 7:15 प्रार्थना होती है। पहले टेनिस खेलते हैं, उसके बाद फिर प्रार्थना होती है, फिर स्क्वाश खेलते हैं। ये सबके लिए मैंडेटरी किया हुआ है, ये कंपलसरी है, ये नहीं करोगे तो पिटाई पड़ेगी। जो ये नहीं करते उनको हम अपने कार्यालय में घुसने नहीं देते। कहीं भाई कहाँ थे, 2 घंटा खेल के नहीं आए, वो भी एक स्पोर्ट नहीं 2। सबके लिए टेनिस जरूरी है, स्क्वाश जरूरी है, और कुछ लोग रनिंग करते हैं, और उन दोनों के बीच में प्रार्थना। टेनिस कोर्ट पे प्रार्थना होती है, आसपास के लोग भी देखते हैं क्या हो रहा है, 10 जने खड़े हो गए कतार बांध के प्रार्थना कर रहे हैं। रोज मुझे फोटो आनी अनिवार्य है, प्रार्थना करो, मुझे फोटो भेजो कि प्रार्थना करी, टेनिस कोर्ट पे खड़े होकर प्रार्थना करी। उसके बाद पहुंच जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता करते हैं, 10 बजे से काम शुरू हो जाता है। उसके बाद इनमें से अधिकांश लोग अनुश्री जी के साथ स्टूडियो कबीर में सदस्यता लिए हुए हैं, तो शाम को जाएंगे और 2 घंटा बैठ करके कबीर भजेंगे। उसके बाद हफ्ते में कोई 2 दिन, कोई 4 दिन ये जाते हैं, हमारा पुस्तक वितरण केंद्र होता है, MSRC बोलते हैं उनको, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। तो वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ बीच बाजार में खड़े होना होता है अपनी किताबें लेकर के। लोग आते हैं, उन्हें अपना साहित्य थमाना होता है, समझाना होता है। कोई नहीं है जो 11-12 बजे से पहले सो जाता हो, और ये हफ्ते के 7 दिन की बात है। और देखो इनको यहाँ कौन थका हुआ लग रहा है, ये अभी सुबह भी सब लोग कार्यक्रम करके आ रहे हैं। आज सुबह की ये आज यहाँ दिखाइए, ये आज सुबह की तस्वीर है, स्टेडियम में खड़े होकर प्रार्थना चल रही है, सुबह 7 बजे, और ये ऐसी रोज आती हैं। मजा आ रहा है? आप में से जो लोग हमसे जुड़ना चाहें आमंत्रित हैं। बस ये है कि सुबह 5:15 बजे उठा दिया जाएगा, और 11:30 से पहले सोने का सोचिएगा भी मत। 11:30 तो घर आते हैं, कभी कभी 12 बजता है। 12 बजता है, और उसमें भी फिर नियम है, 12 के बाद अगर जगते पाए गए तो जाके आचार्य जी को सफाई दे के आओ कि 12 बजे बाद जग काहे को रहे थे भाई। लेकिन फिर उसमें मस्ती है। संजय हमारे साथ है, लड़का संजय रावत पहाड़ी, वो स्क्वैश में इतना अच्छा खेलने लग गया है कि आपको हैरत ना हो कि अगर आप महीने 2 महीने नहीं, साल 2 साल के भीतर सुने या पढ़ें कि वो किसी स्तर पर किसी टूर्नामेंट को जीत चुका है। ये होता है दिल लगा करके खेलने का नतीजा, और दिल लगा के खेलते हैं, फिर दिल लगा के काम भी करते हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है हमारा, समाज की ओर से उसमें कोई बहुत समर्थन नहीं मिलता, फाइनेंसेस का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सब लड़के मेहनत कर करके उसको सफल बनाए हुए हैं, सार्थक बनाए हुए हैं।
पूरा जीवन फिर उसमें लगाइए एक साथ। 6 बजे के बाद का जीवन अगर बोरियत से भरा हुआ है तो आप दफ्तर में भी बोर रहोगे। और टीवी देखना बिल्कुल छोड़ो। जो लोग टीवी देखते हैं उनके चेहरे पे टीवी नजर आने लग जाता है। सही बता रहा हूं, यहां पे ऐसे देख के बता सकता हूं चैनल कौन सा चल रहा है। टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिंदगी में बहुत 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 कुछ है टीवी से कहीं कहीं बेहतर। और टीवी बिल्कुल सबसे निम्नतम श्रेणी की घटिया चीज है, एकदम हट जाइए उससे। और पूरी तरह नहीं हट सकते टीवी से तो कम से कम चैनलों को लेकर चुनिंदा हो जाइए कि कौन सा चैनल देखना है और कौन सा बिल्कुल नहीं देखना है। बढ़िया ऐप्स को फोन पर डाउनलोड कर लीजिए। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं पर यही जीवन निर्धारित कर देती है। आप जानना चाहते हो कौन सी ऐप्स हैं जो आपके फोन पे होनी चाहिए, आप कुंदन जी से संपर्क करिएगा। आप जानना चाहते हो कौन सी वेबसाइट्स है जिनको आपने बुकमार्क कर रखा, उनसे संपर्क करिएगा। और अगर मेरी 2-4 बातें आपको ठीक लग गई हो तो ये भी बता देंगे कि हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कैसे करना है। ज्यादातर लोग मेरी बात सुन के कहते हैं दोबारा कभी नहीं सुनेंगे, पर एक आध कोई होता है जो कहता है नहीं भाई बात जची है और सुनना है, तो वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, जितना मैं कर सकता था मैंने किया, और भी करने के लिए तत्पर रहूँगा। आगे जैसी आपकी इच्छा और आज्ञा होगी। अब आप लोग अपनी प्रेरणा से जुड़िएगा, आगे बढ़िएगा। आप आगे बढ़ेंगे, मैं उपस्थित रहूँगा। ठीक है।